क्वेश्चंस को, तो हम रीड करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन 1 सेज दैट इफ 4 आइडेंटिकल रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस 8 ओम, यानी कि हमारे सामने 4 आइडेंटिकल रेजिस्टेंस है, सभी का रेजिस्टेंस सेम है और रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है, 8 ओम्स है, आर फर्स्ट कनेक्टेड इन सीरीज, पहले इन्हें सीरीज के अंदर कनेक्ट किया गया, 4 रेजिस्टर्स थे, सभी को पहले सीरीज में कनेक्ट किया गया है, सो एज टू गिव एन इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस। ओके, तो जो सीरीज कॉम्बिनेशन है उसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आर एस मान लिया गया, एंड देन कनेक्टेड इन पैरेलल सो एज टू गिव एन इफेक्टिव रेजिस्टेंस आरपी, और जब इन्हें पैरेलल में कनेक्ट किया गया इन सभी रेजिस्टर्स को, चारों रेजिस्टर्स को, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मान लिया गया है आरपी। हमें फाइंड करना है द रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल। ओके, तो चलो फाइंड कर देते हैं। अब हम यहां पर फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, मैंने तुम्हें एक शॉर्ट फॉर्मूला भी बताया था उस केस में जब रेजिस्टर्स आइडेंटिकल हो। तो यहां पर रेजिस्टर्स सारे आइडेंटिकल हैं, यानी कि सेम ही रेजिस्टर्स को कनेक्ट किया जा रहा है, सेम वैल्यू के रेजिस्टर्स को। तो पहले हम रेजिस्टेंस इन सीरीज फाइंड कर लेते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज। इसके लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे n टाइम्स r। ये फॉर्मूला मैंने तुम्हें सिखाया था जब हम सीरीज टॉपिक को डिस्कस कर रहे थे। और नेक्स्ट हमें फाइंड करना है रेजिस्टेंस इन पैरेलल। तो यहां पर मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिख लूंगा, सॉरी एक सेकेंड, ये है रेजिस्टेंस इन पैरेलल, आरपी लिख लेता हूं। ओके, तो यहां पर डायरेक्टली हम फॉर्मूला लिख लेंगे आर डिवाइडेड बाई एन। तो ये दोनों ही फॉर्मूले मैंने तुम्हें लेक्चर के दौरान समझाया था। अब देखो, हमें रेशियो फाइंड करना है रेजिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल का, तो हम डायरेक्टली यहां लिख लेते हैं आर एस अपॉन आर पी। इसे अगर हम सॉल्व करें तो यहां हम लिखेंगे एन आर अपॉन आर डिवाइडेड बाई एन। अब ये जो n है ये ऊपर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और r से r कैंसिल हो जाएगा, यानी हमारे पास रेशियो मिलेगा n स्क्वायर। n क्या है, n है नंबर ऑफ रेजिस्टर्स, और इस केस में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स है कितने, 4। n की वैल्यू है यहां पर 4, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16। डायरेक्टली हमारा आंसर आ गया ऑप्शन नंबर डी। अब तुम देखो, इस क्वेश्चन को नॉर्मल मेथड से भी कर सकते थे कि तुम यहां पर रेजिस्टेंस इन सीरीज का फॉर्मूला लगाते, 8 ओम प्लस 8 ओम प्लस 8 ओम 4 बार करते, फिर तुम रेजिस्टेंस इन पैरेलल का फॉर्मूला लगाते 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8, 4 बार ऐसा करते, दोनों ही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को निकालते, फिर तुम उसे डिवाइड करते और आंसर पर पहुंचते। बट देखो ये हमारा ये जो अप्रोच है वो कितना इजी है, कितना आसान है और कितना क्विकली हमने आंसर को फाइंड कर लिया। बस अगर तुम चाहो तो इसके बाद तो तुम ये याद भी रख सकते हो कि अगर रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का हमें रेशियो चाहिए, सारे रेजिस्टेंसेस अगर इक्विवेलेंट है, सेम है, आइडेंटिकल है, और रेजिस्टेंस इन सीरीज अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल का वैल्यू हमें चाहिए, तो वैल्यू हमेशा हो जाएगा n स्क्वायर के इक्वल। इसे मैं कह देता हूं कि ये है ट्रिक नंबर 1। यहां पर मैंने तुम्हें ट्रिक नंबर 1 समझा दिया कि अगर आइडेंटिकल रेजिस्टर्स हो और हमें रेजिस्टेंस इन सीरीज एंड रेजिस्टेंस इन पैरेलल का रेशियो चाहिए, तो डायरेक्टली तुम नंबर ऑफ रेजिस्टर्स का स्क्वायर कर दो। इस केस में नंबर ऑफ रेजिस्टर्स थे 4 का स्क्वायर कर दिया मैंने, आ गया आंसर 16। तो इस केस में ये हमारा आंसर हो गया। बट इस क्वेश्चन के लिए मैं तुम्हें एक और अप्रोच भी बताता हूं, यानी कि एक और केस बता देता हूं। अगर तुमसे रेशियो पूछ लिया जाए रेजिस्टेंस इन पैरेलल अपॉन रेजिस्टेंस इन सीरीज, तो इसके लिए तुम याद रखना, अब ये वैल्यू हो जाएगा 1 अपॉन n स्क्वायर। तो इसे मैं कह देता हूं ट्रिक नंबर 2, ये सेकेंड ट्रिक है। अगर ये रेशियो सीरीज बाय पैरेलल ना पूछकर पैरेलल बाय सीरीज पूछ लिया जाए, तो वहां पर तुम इस ट्रिक का यूज करना, 1 अपॉन n स्क्वायर। कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजीली क्विकली तुम आंसर बता दोगे, क्वेश्चन को देखकर ही आंसर बता दोगे, इतना फास्ट रहोगे। ठीक है, तो ये प्रीवियस ईयर के अंदर ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ऐसा मत सोचना कि ये मेरा बनाया हुआ क्वेश्चन है, ये PYQ क्वेश्चन है। यहां पर मैं कहीं पर मेंशन कर देता हूं, दिस इज अ PYQ क्वेश्चन, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है इस तरीके का क्वेश्चन। तो अब सोचो एग्जामिनेशन हॉल में बैठकर तुम इतने सारे कैलकुलेशंस करो, वहां पर तो तुम्हें कैलकुलेशन करने की अगर जरूरत है तो तुम करो, तुम्हारे पास टाइम है तो तुम करो, बट अगर तुम आंसर वेरीफाई करना चाहते हो तो इस तरीके से MCQ क्वेश्चन को इजीली टैकल कर सकते हो। ठीक, हाँ, एक बात और बता देता हूं कि अगर ये क्वेश्चन MCQ में ना होकर अगर ये 1 या 2 मार्क्स के अंदर होता, तो तुम यहां पर नॉर्मल अप्रोच अपना सकते थे, तुम स्टेप लिख सकते थे, क्योंकि स्टेप में तुम्हें मार्क्स मिलेंगे। MCQ में स्टेप की कोई जरूरत नहीं है, तो तुम डायरेक्टली इस तरीके से कर सकते हो। ठीक है, तो हम आगे चलते हैं एंड नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द करंट फ्लोइंग थ्रू द फॉलोइंग इलेक्ट्रिक सर्किट, और ये सीबीएसई 2024 का क्वेश्चन है, ये भी एक PYQ है। ओके, हमसे टोटल करंट पूछा जा रहा है। मैं यहां पर ये कैसे समझ गया कि टोटल करंट पूछा जा रहा है? देखो, जब तक क्वेश्चन में तुम्हें ये ना लिखा हो कि यहां पर कुछ मानना होगा यार, इसे कह देते हैं R1,
इसे हम मान लेते हैं R2, इसे मैं कह देता हूं R3, 6 ओम वाले रेजिस्टर को मैं कह देता हूं R4 एंड 6 ओम, इस 6 ओम को कह देता हूं R5। तो मैं ये कह रहा हूं, अगर क्वेश्चन में तुमसे ये नहीं पूछा गया है कि R2 के अक्रॉस करंट फाइंड करो, R3 के अक्रॉस करंट फाइंड करो, R4 के अक्रॉस करंट फाइंड करो, तो तब तक तुम ये मानकर चलना कि तुमसे पूरे सर्किट का करंट पूछा जा रहा है। क्लियर? तो पूरे सर्किट का करंट हमसे पूछा गया है एंड वोल्टेज हमें गिवन है 4.5 वोल्ट्स। यानी कि मैं यहां पर लिख सकता हूं I टोटल, टोटल करंट इन द सर्किट इज इक्वल टू V टोटल अपॉन R टोटल। बोलो, ऐसा लिखा जा सकता है कि नहीं? फ्रॉम ओम्स लॉ, मैंने यहां पर ओम्स लॉ का यूज किया। टोटल करंट इक्वल होगा टोटल वोल्टेज डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। अब टोटल वोल्टेज तो हमें यहां पर पता ही है, क्वेश्चन में गिवन है 4.5 वोल्ट्स, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, बट क्वेश्चन में हमें आर टोटल नहीं गिवन है। अगर आर टोटल भी गिवन रहता तो हम डायरेक्टली इन्हें डिवाइड करते और हमें आई टोटल मिल जाता, टोटल सर्किट का करंट मिल जाता, जो कि क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है। तो अब हमारा अगला काम यही होगा कि हम पहले आर टोटल फाइंड करें, और जब हम आर टोटल फाइंड कर लेंगे तो वापस से हम इस फॉर्मूले में उस वैल्यू को पुट कर देंगे और हमें आंसर मिल जाएगा। चलो अब पूरे ध्यान से समझना कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस या टोटल रेजिस्टेंस हम कैसे फाइंड करते हैं। इस क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर, मैं तुम्हें बहुत ही आसान वे में, जो क्लास 10th के लिए अप्रोच हो सकता है, किस तरीके से हम स्टेटमेंट के फॉर्म में, जो सबसे इजी मेथड हो सकता है वो मैं बताने वाला हूं। मैं सारी चीजों को लिखकर यहां पर सॉल्व करवाऊंगा। इसके बाद के जो क्वेश्चन आएंगे, थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन में अगर वापस से ऐसा कुछ आता है तो मैं वहां पर स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा, मैं वहां पर डायरेक्टली सॉल्व करूंगा। तो ये जो मैं स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं, तुम इस तरीके के 1-2 क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कर लेना, जिससे तुम्हारा ये मेथड क्लियर हो जाए। एक बार तुम्हें ये मेथड समझ में आ जाएगा, क्वेश्चन सॉल्व करना तुम सीख जाओगे, फिर तुम चाहोगे तो कुछ स्टेप्स को स्किप कर सकते हो, इतने सारे स्टेटमेंट लिखने की फिर तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात मैं यहां पर यह भी बता देता हूं, देखो, तुमने एक बार थ्योरी तो पढ़ लिया चैप्टर का, थ्योरी पढ़ना अलग होता है, क्वेश्चंस का अप्रोच अलग होता है, तो क्वेश्चंस को हल्के में मत लेना। क्लास 10th पर ऑल्दो इतना हार्ड क्वेश्चन नहीं आता है कुछ भी, बट फिर भी तुम अभी से प्रैक्टिस रखो कि क्वेश्चन सॉल्व करना, यानी कि न्यूमेरिकल सॉल्व करना एक अलग पार्ट है पढ़ाई का। हम थ्योरी पढ़ते हैं, चैप्टर्स को याद करते हैं, डेफिनेशंस को याद करते हैं, फॉर्मूला याद करते हैं, डेरिवेशन याद करते हैं, वो एक पार्ट है पढ़ाई का। पढ़ाई का दूसरा पार्ट ये है कि हम न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करें, क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन अपने आप में एक नया अप्रोच होता है, जो कि तुम्हें एक नई चीज सिखाएगा। जिन बच्चों को स्टार्टिंग से ही ये हैबिट नहीं होता है न्यूमेरिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करने का, वो आगे की क्लासेस में साइंस लेकर सफर करते हैं। 11th-12th में तुम्हारी पढ़ाई बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएगी अगर अभी से तुम्हें न्यूमेरिकल सॉल्व करने का आदत नहीं रहेगा। तो तुम न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करो, एंड हमेशा इस बात को ध्यान रखना कि न्यूमेरिकल्स, जब तक तुमने किसी चैप्टर के रिगार्डिंग न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं किए, तब तक तुम्हारा पढ़ाई अधूरा है उस चैप्टर के रिगार्डिंग, तुमने कुछ नहीं सीखा। क्योंकि जैसे ही तुम्हारे सामने न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ जाएगा, तुम सारे कंसेप्ट को भूल जाओगे अपने, क्योंकि पढ़ाई का कंसेप्ट, जो थ्योरी का कंसेप्ट होता है, वो कई बार न्यूमेरिकल्स में हेल्प नहीं करता। हमने सीरीज एंड पैरेलल के लिए तो फॉर्मूला पढ़ लिया, बट क्या डायरेक्टली हम फॉर्मूला लगाकर इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे? तो आंसर है नहीं। इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, चलो सीखते हैं। मैं बहुत ही आसान वे में तुम्हें बताऊंगा, तो बस ध्यान से समझते रहो। देखो, सीरीज एंड पैरेलल सर्किट को सॉल्व करने का तरीका यह है कि अगर हमारे सामने यहां पर टोटल पोटेंशियल डिफरेंस गिवन है, तो हम यहां पर मान लेते हैं करंट की कुछ वैल्यू। यहां से करंट चला I, ओके, पॉजिटिव टर्मिनल से करंट स्टार्ट होगा हमेशा, तो पॉजिटिव साइड से हमने करंट को स्टार्ट किया, ये करंट चला, और ये सेम करंट I करंट यहां तक भी पहुंचा। लेकिन जब ये करंट I यहां पर पहुंचेगा, इस पॉइंट पर पहुंचेगा, तो अब इसके सामने 2 रास्ते होंगे। एक रास्ता जो कि R2 एंड R3 से होकर जाएगा, सॉरी R2 से होकर जाएगा, और एक रास्ता जो कि नीचे वाले रेजिस्टर्स R4 एंड R5 से होकर जाएगा। तो करंट 2 पार्ट्स में यहां पर डिवाइड करेगा। ऊपर वाले को मैं कह देता हूं कि यहां से जो करंट जा रहा है, ये करंट जा रहा है I1, ओके, एंड नीचे वाले के लिए मैं मान लेता हूं कि यहां से करंट जा रहा है I2। अब देखो, I1 करंट R2 से होकर जाएगा और इस पॉइंट तक पहुंचेगा, और I2 जो करंट है ये R4 एंड R5 से होकर जाएगा, और ये वापस यहां पर जाकर ये दोनों ही करंट्स I1 एंड I2 मिल जाएंगे, एंड अगेन ये इस पॉइंट R3 पर जब पहुंचेंगे तो यहां पर सेम ही करंट I ही करंट पहुंचेगा, यानी कि यहां पर कंबाइन होकर I करंट फॉर्म कर लेंगे, और यही सेम करंट I वापस से लौटकर बैटरी या सेल तक पहुंच जाएगा। क्लियर? तो ये मैंने तुम्हें डिवीजन सिखाया करंट का, ये हमने पहले भी सीख रखा है। अब देखो, जहां पर भी करंट सेम है, जिन रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट सेम है, वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं। यही तो डेफिनेशन था सीरीज सर्किट का, कि सीरीज सर्किट के अंदर रेजिस्टर्स के अक्रॉस करंट सेम रहेगा। तो हम चेक करते हैं यहां, अगर हम यहां पर ध्यान से देखें तो देखो, R4 एंड R5 के अक्रॉस सेम करंट पास कर रहा है, विच इज I2।
I2 करंट इन दोनों ही रेजिस्टर से होकर गुजरेगा। इट मींस कि R4 एंड R5 जो है इस केस में वो सीरीज में कनेक्टेड है। मैं इस स्टेटमेंट को लिख देता हूं, हियर R4 एंड R5 आर इन सीरीज, आर कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक, सीरीज में क्यों कनेक्ट है वो तुम समझ चुके हो, बिकॉज इन दोनों ही रेजिस्टर से सेम करंट गुजर रहा है और करंट का नाम है I2। सेम करंट जा रहा है इसलिए ये दोनों रेजिस्टर्स सीरीज में है। एंड आगे मैं लिखता हूं, लेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मींस टोटल रेजिस्टेंस बी R6। तो R6 क्या मैंने मान लिया, R6 है R4 एंड R5 का टोटल रेजिस्टेंस। जब हम इन्हें ऐड करेंगे सीरीज या पैरेलल, जिस भी तरीके से ये कनेक्टेड है, जब हम इन्हें ऐड कर देंगे तो जो इक्विवेलेंट मिलेगा, जो टोटल मिलेगा, उसका नाम मैंने मान लिया R6 होगा। ओके, तो अब मैं यहां पर लिख सकता हूं R6 इक्वल टू R4 प्लस R5। अच्छा ध्यान से देखो, ये जो फॉर्मूला मैंने लगाया, ये फॉर्मूला कौन सा है, ये फॉर्मूला है सीरीज का, क्योंकि R4 एंड R5 कैसे कनेक्टेड है, ये सीरीज में कनेक्टेड है, तो मैंने सीरीज का फॉर्मूला यहां पर यूज कर लिया। अब बस मैं इन वैल्यूज को पुट कर दूंगा। R4 का वैल्यू है 6, अच्छा R5 का भी वैल्यू है 6, तो ये इजी है हमारे लिए, हम इसे ऐड कर देंगे, आंसर आ गया 12 ओम्स। तो ये 12 ओम क्या आया, ये 12 ओम आया, इक्विवेलेंट आया। R4 एंड R5 जो रेजिस्टर्स थे उन्हें जब हम ऐड करेंगे तो हमें इक्विवेलेंट मिलेगा 12 ओम। ओके, इसका यह भी मतलब है, अगर हम चाहें, ये बात भी मैं यहां पर बता रहा हूं, अगर हम चाहें तो R4 एंड R5 इन रेजिस्टर्स को हटाकर उसके जगह हम एक सिंगल रेजिस्टर कनेक्ट कर सकते हैं जिसकी वैल्यू होगी 12 ओम, क्योंकि इन दोनों को ऐड करने पर 12 ओम आ रहा है, तो इन दोनों को हटाकर 12 ओम का एक रेजिस्टर वहां लगाया जा सकता है। खैर, हम आगे चलते हैं और अब हम देख लेते हैं कि ये जो करंट है, अब तुम ध्यान देना, नेक्स्ट स्टेप पर हम आते हैं। अगला स्टेप ये है कि ये देखो, R2 के अक्रॉस करंट जा रहा है I1 एंड नीचे करंट गया I2। तो I2 से जो करंट गया वो दो रेजिस्टर में गया, R4 एंड R5 में, तो हमने R4 एंड R5 का इक्विवेलेंट निकाल दिया 12 ओम। ऊपर करंट डिफरेंट है, करंट अगर डिफरेंट है तो ये पैरेलल में कनेक्टेड है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में मैंने क्या समझाया था कि वोल्टेज सेम, करंट डिफरेंट, करंट डिवाइड हो रहे हैं। तो देखो यहां पर करंट अलग अलग है, ऊपर करंट है I1, नीचे करंट है I2, यानी कि ऊपर का जो भी रेजिस्टर है वो नीचे वाले रेजिस्टर्स के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो नीचे के जो दो रेजिस्टर्स है उसे तो हमने ऑलरेडी ऐड कर रखा है, उसका वैल्यू आया 12 ओम और हमने नाम दे दिया है उसे R6, यानी कि मैं कह सकता हूं कि R6 और R2 जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों के अंदर करंट डिफरेंट डिफरेंट फ्लो कर रहा है। इसी बात को मैं लिख देता हूं, नाउ R2 and R6 are in parallel। अब पैरेलल क्यों है, तो वही सिंपल सा जवाब, बिकॉज इन दोनों के अंदर डिफरेंट वैल्यू का करंट फ्लो कर रहा है। ऊपर करंट फ्लो कर रहा है R1 और सॉरी I1, नीचे करंट फ्लो कर रहा है I2, तो करंट डिफरेंट है, सो दे आर कनेक्टेड इन पैरेलल। आगे हम मान लेते हैं, लेट देयर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यानी कि टोटल रेजिस्टेंस बी R7। मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को मान लिया R7। ओके, किनके इक्विवेलेंट को, R2 और R6 के इक्विवेलेंट को। अगर ये पैरेलली कनेक्टेड है तो यहां पर हमें पैरेलल कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला लगाना होगा। मैं इसे यहां पर सॉल्व कर देता हूं, ठीक है, यहां पर थोड़ा सा स्पेस हमें कम मिल रहा है, मैं इसे इस जगह सॉल्व कर लूं। चलो नेक्स्ट पेज पर सॉल्व कर लेता हूं, आ जाओ, इसे मैं यहां पर सॉल्व करके दिखाता हूं। देखो, R2 एंड R6 पैरेलल में कनेक्टेड हैं। पीछे वाले स्टेटमेंट को मैं शॉर्ट में यहां लिख देता हूं, ये पैरेलल में कनेक्टेड हैं और इसके इक्विवेलेंट को हमने मान रखा है R7। तो यहां पर मैं पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाऊंगा। पैरेलल वाला फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो मैंने इक्विवेलेंट मान रखा है R7, तो मैं लिखूंगा 1/R7 इक्वल टू 1/R2 प्लस 1/R6। ठीक है, ये फॉर्मूला हो गया। अब फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर दो। R2 का वैल्यू हम यहां से चेक कर लेते हैं। R2 का वैल्यू है, देखो 6 ओम, ये है R2 6 ओम का, और R6 का वैल्यू है 12 ओम। तो 1/6 प्लस 1/12, हम एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम आ जाएगा 12, ऊपर यहां बना 6, ये बना 1, 1/R7 इज इक्वल टू 12
सॉरी 3/12, R7 विल बी इक्वल टू 12 डिवाइडेड बाई 3, हमें रेसिप्रोकल लेना पड़ा, इज इक्वल टू 4 ohms। तो ये हमने इक्विवेलेंट निकाला, अभी भी हमने टोटल रेजिस्टेंस नहीं निकाला है, हमने केवल इक्विवेलेंट निकाला कहां तक का, हमने इन तीनों रेजिस्टर्स R4, R5, R2 का इक्विवेलेंट निकाल दिया। ठीक है, इन सभी का इक्विवेलेंट आया 4 ohms। इसे मैं बेटर डायग्राम में समझाता हूं। यहां पर तुम देखो, अभी तक हम लोगों ने क्या किया, मैं दोबारा से बता रहा हूं। हम लोगों ने इस रेजिस्टर, जिसे हमने नाम दिया था R4 आई थिंक, हाँ, इसे हमने R4 माना था, इसे हमने माना था R5। पहले हम लोगों ने इन दोनों का इक्विवेलेंट निकाल लिया, जो कि आया 12 ohm। फिर हमने ये देखा कि इन दोनों के जगह हम लगा सकते हैं एक 12 ohm का रेजिस्टर, और ये 12 ohm का ये जो रेजिस्टर यहां लगेगा वो इस 6 ohm वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है। तो मैंने इस 6 ohm और 12 ohm का पैरेलल वाला इक्विवेलेंट निकाल लिया, जो कि निकल कर आया हमारे पास 4 ohms। इन बातों का ये मतलब है कि अगर हम चाहें, एक सेकंड रुकना, मैं इसे इरेज कर लूं, तो अगर हम चाहें तो हम इन तीनों ही रेजिस्टर्स 6 और ये 6 वाले ये जो रेजिस्टर्स है, इन तीनों ही रेजिस्टर्स को हटाकर यहां पर हम एक सिंपली 4 ohm का रेजिस्टर लगा सकते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का यही मतलब होता है कि इन तीनों ही रेजिस्टर्स को हटाकर, सर्किट से इन्हें हटाकर, इन तीनों के जगह हम एक 4 ohm का रेजिस्टर यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम ऐसा कर देंगे तो हमारे पास डायग्राम क्या बनेगा सर्किट का, वो तुम देखो। पहले कनेक्टेड है एक 3 ohm का रेजिस्टर, और उसके बाद अगर मैं इन तीनों को उठाकर फेंक दूं और इसके जगह लगा दूं एक 4 ohm का रेजिस्टर, और लास्ट में यहां पास हमारे पास है 3 ohm का एक और रेजिस्टर, तो हमारा डायग्राम, सर्किट डायग्राम कुछ ऐसा लगेगा देखने में। बाद में ये जाकर कनेक्टेड है सेल या फिर बैटरी से, जिसका वोल्टेज है 4.5 वोल्ट्स। इस तरीके से हम अपने सर्किट को सिंप्लीफाई करते हैं। हमारा सर्किट कई बार कॉम्प्लेक्स हो सकता है, अभी तो ये कुछ भी नहीं है, 10th के लेवल पर ये कुछ भी नहीं है। जैसे जैसे आप हायर क्लासेस में जाओगे सर्किट और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स होगा। तो हमें करना ये होता है कि स्टेप बाय स्टेप करके हमें सर्किट को सिंप्लीफाई करना होता है। सर्किट के कई रेजिस्टर्स को कंबाइन करके उनकी जगह एक इक्विवेलेंट लगाएंगे, फिर अगर फर्दर कॉम्बिनेशन पॉसिबल है तो उन्हें कंबाइन करके वहां पर भी हम इक्विवेलेंट लगाएंगे। लास्ट में हम कोशिश करेंगे हमारा सर्किट जितना से जितना सिंपल हो सके, ताकि हम अपने कैलकुलेशन को इजिली कर पाए। ओके, तो मैंने देखो इस कॉम्प्लेक्स सर्किट को इस तरीके से सिंप्लीफाई कर दिया तुम्हारे लिए। अब क्या बचा, अब तो तुम देख ही सकते हो। यहां हम देख लेते हैं कि इनका नाम हमने क्या रखा था। पहले वाले का नाम हमने रखा था R1, ये है R1। इसका नाम हमने रखा था, कुछ रखा था क्या, R7 हमने इसे नाम दिया था। ये 4 ohm वाले को हमने R7 कहा था, और इसका नाम हमने रखा था, इस 3 ohm वाले का नाम हमने रखा था, यहां पर देखो R3, ये है R3। यानी कि R1, R7 और R3, अब ये 3 रेजिस्टर्स हमारे सामने बचे। और कोई अंधा भी देखकर बता देगा अंधा कैसे देखेगा यार, बट बहुत ही इजीली तुम देखकर बता दोगे कि यहां से जो भी करंट चल रहा होगा आई, वही सेम करंट R1 से भी जाएगा, R7 से भी जाएगा, R3 से भी जाएगा। यानी कि ये तीनों ही रेजिस्टर्स कैसे कनेक्टेड हैं, यस, ये तीनों ही रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं। अब चाहो तो स्टेटमेंट लिखो या मत लिखो, मैं चलो लिख देता हूं एक बार को। इन चीजों को मैं इरेज करता हूं थोड़ा यहां से, मैं यहां पर लिख सकता हूं स्टेटमेंट। बस इस क्वेश्चन के लिए मैं स्टेटमेंट लिखूंगा, बाकी तो मैं इसे बिना स्टेटमेंट के सॉल्व करूंगा। देखो मैं यहां पर लिख सकता हूं R1, R7 एंड R3 आर connected in parallel, sorry, connected in series, तो यहां पर मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अब लिख लेता हूं। R टोटल विल बी इक्वल टू R1 प्लस R7 प्लस R3। R1 की वैल्यू है 3, R7 की वैल्यू है 4, R3 की वैल्यू है 3। इन सभी को ऐड कर दो, टोटल रेजिस्टेंस आ गया 10 ओम। अब ये पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है, ठीक है, इसलिए मैंने बीच में कहीं पर भी R टोटल वर्ड को यूज नहीं किया, नहीं तो तुम कंफ्यूज होते। R टोटल, अब पूरे सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया, दिस इज इक्वल टू 10 ohms। बट ये हमारा क्वेश्चन नहीं था, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था टोटल करंट। हम वापस से इस फॉर्मूले पर आ जाएंगे। यहां पर देखो ये जो बॉक्स मैंने बनाकर रखा है पहले से ही, हम इस फॉर्मूले को यूज करते हैं। हम यहां पर लिखेंगे I टोटल इज इक्वल टू V टोटल अपॉन R टोटल। V टोटल का वैल्यू हमें पता है 4.5 वोल्ट्स, क्वेश्चन में गिवन था। R टोटल हमने फाइंड कर लिया 10 ohms। यूनिट का कोई प्रॉब्लम नहीं है, यूनिट का भी ध्यान रखना, यूनिट का यहां पर कोई प्रॉब्लम नहीं है, सारे के सारे यूनिट्स अपने SI फॉर्म में है, तो सिंपली हम इसे डिवाइड कर देंगे। आंसर आया 0.45 एम्पियर्स, ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरीके से तुम क्वेश्चन को अप्रोच कर सकते हो स्टार्टिंग में। बाद में तो तुम सीख जाओ तो बहुत कुछ तो तुम देख के ही कर दोगे, आधा क्वेश्चन तो तुम देख कर ही सॉल्व कर लोगे।
हाँ, वो बात अलग है कि पेपर में लिखना एक अलग बात हो जाती है। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग चीज है, उसे रिप्रेजेंट करके दिखाना और मार्क्स लेकर आना वो एक अलग चीज होता है। तो उस चीज को भी धीरे धीरे तुम प्रैक्टिस करो, क्योंकि बोर्ड एग्जामिनेशन में तुम्हारा कॉपी जाएगा चेक होने के लिए, तो आंसर तुम कैसे फ्रेम करोगे, स्टेटमेंट कैसे लिखोगे, ये सारी चीजें भी मैटर करती हैं। तो इसलिए मैंने एक क्वेश्चन तुम्हें बाकायदा पूरे स्टेटमेंट के साथ लिख कर बता दिया कि इस तरीके से तुम चाहो तो स्टेटमेंट को लिख सकते हो, क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। एक मार्क्स, सिंगल मार्क्स भी नहीं काटा जाएगा अगर तुम इस तरीके से क्वेश्चन को अप्रोच करोगे। बाकी अब मैं क्वेश्चन को ये बता देता हूं कि क्वेश्चन को हम कैसे डायरेक्ट वे में भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन सेज दैट इन द गिवन सर्किट डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। एक मिनट भाई, पानी पी लो। ओके, तो पहले तो हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना है और फिर हमें करंट भी फाइंड करना है। पहले चलो टोटल रेजिस्टेंस फाइंड कर देते हैं। अगेन सेम अप्रोच तुम्हें अपनाना है। ये रही बैटरी, बैटरी का वोल्टेज गिवन है 6 वोल्ट। इस बैटरी से कुछ ना कुछ करंट चलेगा, मैं करंट को नाम दे देता हूं आई करंट। यही सेम करंट आई एम मीटर से भी होकर गुजरेगा, लेकिन जब ये करंट आई यहां पर पहुंचेगा तो अब इसके सामने दो रास्ते होंगे, तो करंट डिवाइड कर जाएगा। ऊपर वाले को हम कह देते हैं I1, नीचे जो करंट गया उसे हम कह देते हैं I2। अब तुम चेक करो तो 10 ohms एंड 50 ohms के अंदर, दोनों के अंदर सेम करंट I1 जाएगा, यानी कि 10 ohms एंड 50 ohms सीरीज में कनेक्टेड हैं। तो मैं सिंपली लिखूंगा 10 ohm एंड 50 ohm रेजिस्टर्स आर कनेक्टेड इन सीरीज। ये दोनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो इनका इक्विवेलेंट मैं निकाल लेता हूं पहले। R डैश इक्वल टू 10 ohm प्लस 50 ohm विच इज इक्वल टू 60 ohms। तो मैंने इन दोनों को सॉल्व कर लिया। अब अगर हम चाहें तो 10 एंड 50 ohm के रेजिस्टर्स को हटाकर उसके जगह डायरेक्टली एक 60 ohm का रेजिस्टर उस जगह पर लगा सकते हैं। ओके, नाउ ये जो R डैश है, यानी कि इन 10 और 50 को हटाकर अगर इसकी जगह, रुको मैं एक अलग कलर के पेन से दिखाता हूं तुम्हें, इस 10 और 50 को हटाकर अगर हम इसके जगह एक 60 ओम का रेजिस्टर लगा लें, तो ये जो 60 ओम का रेजिस्टर होगा वो नीचे वाले 30 ओम के रेजिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्टेड होगा। और बेटर तरीके से इस डायग्राम में देखो, मैं ये कह रहा हूं कि 10 और 50 वाले देखो, इन दोनों को मैं मिटाता हूं। इन दोनों की जगह अगर मैं यहां पर एक, कितना आया था इक्विवेलेंट, 60 ओम आया था। इन दोनों की जगह अगर मैं यहां पर एक 60 ओम का रेजिस्टर लगा दूं, तो ये जो 60 ओम का रेजिस्टर है वो इस 30 ओम वाले रेजिस्टर के साथ पैरेलली कनेक्टेड है, क्योंकि दोनों के अंदर करंट डिफरेंट है। ऊपर करंट है I1, नीचे करंट है I2, तो ये दोनों पैरेलली कनेक्टेड है। तो मैं इसे सॉल्व करता हूं, लिखता हूं R डैश एंड 30 ओम ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इन पैरेलल। तो मैं यहां पर अब पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लूंगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन का। ओके, देखो अगर हम चाहें तो यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन का वो फॉर्मूला लगा सकते हैं, 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। चलो मैं पहले उसे ही दिखा देता हूं। हम यहां पर फॉर्मूला लगा लेंगे 1/R टोटल इज इक्वल टू 1/R डैश प्लस 1/30। ओके, हम इसे सॉल्व करेंगे। R डैश की वैल्यू पुट कर देते हैं। R डैश की वैल्यू है 60 प्लस 1/30। पहले मैं इसे नॉर्मल अप्रोच से करके दिखा रहा हूं, फिर मैं इसके लिए एक शॉर्ट ट्रिक भी तुम्हें बताऊंगा। 60 एंड 30 इनका एलसीएम हो जाएगा 60, ये हो गया 1, ये हो गया 2। R टोटल को हम लिखेंगे R, एक सेकंड भाई क्या कर रहा हूं, 1/R टोटल को हम लिखेंगे 3/60, जहां से हम लिख सकते हैं R टोटल इज इक्वल टू 60/3 विच इज इक्वल टू 20 ohms। तो ये हो गया हमारे पहले पार्ट का आंसर। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का फाइंड कर दिया, जो कि आया 20 ohms। अब मैं तुम्हें ये बता रहा था कि इस अप्रोच के जगह, यानी कि ये जो हमने R टोटल निकालने के लिए ये जो फॉर्मूला लगाया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का इन केस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन, इसके जगह हम एक और फॉर्मूले का भी यूज करते हैं या कर सकते हैं। फॉर्मूला क्या है या ट्रिक क्या है, देखो ये पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए है, कहीं पर लिख के बताता हूं। देखो पैरेलल के केस में, पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में अगर दो रेजिस्टर्स हो, केवल दो रेजिस्टर्स के लिए फॉर्मूला है, क्योंकि ज्यादातर केसेस में तुम्हारे सामने दो रेजिस्टर्स आ जाएंगे पैरेलल के केस में। R1 एंड R2 दो रेजिस्टर्स हैं जो कि पैरेलली कनेक्टेड हैं, तो यहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R टोटल निकालने के लिए तुम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हो R1 इंटू R2 अपॉन R1 प्लस R2। और कई बार ये फॉर्मूला तुम्हारा टाइम भी बचा देगा
और बहुत ही इजीली तुम कर लोगे, यहां पर गलती होने के चांसेस भी कम है, क्योंकि कई बच्चे एलसीएम लेने में, ऊपर नीचे करने में, रेसिप्रोकल लेने में गलती कर देते हैं। इस फॉर्मूला के अंदर गलती होने के कम चांसेस है और ये जल्दी तुम्हें रिजल्ट भी दे देगा। देखो मैं यहां पर करके दिखाता हूं। इस केस में हम निकाले अगर आर टोटल इज इक्वल टू, तो आर डैश इंटू 30 में करूंगा, अपॉन लिखूंगा आर डैश प्लस 30। ठीक, आर डैश की वैल्यू है 60, तो मैं लिखूंगा 60 इंटू 30 डिवाइडेड बाई 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90। 0 से 0 कैंसिल, 3 टाइम्स 9 गया। अब देखो 3 से डिवाइड करो 60 में, तो आंसर आ गया 20 ओम्स। तो सेम आंसर आ रहा है, देखो 20 ओम्स एंड 20 ओम्स। अब तुम पे डिपेंड करता है कि तुम नॉर्मल मेथड से जाना चाहोगे हर बार या इस ट्रिक को भी याद रखोगे। तो ये था ट्रिक नंबर 3, इसे भी तुम यूज कर सकते हो। 2 ट्रिक्स मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में बताया था, एक n स्क्वायर वाला और एक 1/n² वाला। ये थर्ड ट्रिक है, ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है पैरेलल कॉम्बिनेशन के केस में, इसे याद रखना, ये बहुत जगहों पर तुम्हारी हेल्प कर देगा। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, यानी कि इस क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर लिया। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गया है हमारे सामने, दिस इज इक्वल टू 20 ओम्स। टोटल रेजिस्टेंस हमने फाइंड कर लिया। अब हम फाइंड करते हैं करंट फ्लोइंग थ्रू द एमीटर। इसके लिए मुझे स्पेस की जरूरत होगी। मैं कुछ चीजों को इरेज करता हूं, चलो थोड़ा सा इरेज करता हूं। मिटाओ 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 भाई, मिटाओ मिटाओ मिटाओ। देखो करंट फाइंड करना भी बहुत ही आसान है। इस केस में करंट फाइंड करना इसलिए आसान है क्योंकि यहां पर हमें टोटल करंट ही पूछा गया है एक तरीके से। अगर ये पूछ दिया जाता कि करंट अक्रॉस 10 ओम रेजिस्टर या करंट अक्रॉस 50 ओम रेजिस्टर या करंट अक्रॉस 30 ओम रेजिस्टर, तो हमारा अप्रोच थोड़ा सा डिफरेंट होता, फिर हमें निकालना पड़ता कि वहां पर करंट क्या है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो जाता है ये क्वेश्चन। बट यहां पर क्वेश्चन इसलिए आसान है क्योंकि ये तुमसे डायरेक्टली करंट पूछा गया है एम मीटर के अक्रॉस, और एम मीटर में यही वाला करंट आई करंट ही पहुंचेगा, यानी कि टोटल करंट ही पहुंचेगा। और टोटल करंट निकालने के लिए हम यूज कर लेंगे फॉर्मूला वी टोटल अपॉन आर टोटल। वी टोटल का वैल्यू है 6 वोल्ट, आर टोटल हमने अभी जस्ट फाइंड किया 20 ओम्स। इसे सॉल्व कर लो, इसे सॉल्व करोगे ये आएगा 3/10 यानी कि 0.3 एम्प्स। ये हमारा आंसर हो गया। तो करंट का वैल्यू आया 0.3 एम्पियर और टोटल रेजिस्टेंस आया 20 ओम्स। ये हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। रीड करते हैं फोर्थ क्वेश्चन को। क्वेश्चन में कहा गया है कैलकुलेट द इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इन द सर्किट गिवन बिलो। ओके, तो 2 पॉइंट्स है हमारे सामने, पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, और इन दोनों के अक्रॉस हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, यानी कि टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। इसका ये मतलब है कि ये जो 2 पॉइंट्स हैं इसे ले जाकर सर्किट से कनेक्ट किया जाएगा, बल्ब, बैटरी, स्विच जो भी हो उनसे ले जाकर कुछ इस तरीके से कनेक्ट किया जाएगा। क्लियर? तो हम किसी एक डायरेक्शन से मान लेते हैं करंट फ्लो करना स्टार्ट करेगा। इस डायरेक्शन से मान लो करंट यहां से आई चला करंट, और ये करंट आई यहां तक पहुंचेगा। बट जब ये करंट इस पॉइंट तक पहुंचेगा तो अब इसके सामने होंगे 3 रास्ते। एक रास्ता देखो ये जाएगा इससे 4 ओम के रेजिस्टर से, तो इसे हम नाम दे देते हैं I1 करंट। एक करंट जाएगा इस रास्ते से, तो इसे हम कह देते हैं I2 करंट। और एक करंट जो है वो इस रास्ते से होकर जाएगा, यानी कि 3 ओम वाले रेजिस्टर से होकर जाएगा, इसे हम नाम दे देते हैं I3। तो 3 रास्ते करंट के सामने, करंट तीनों ही रास्तों में डिवाइड हो जाएगा। यही सेम कंसेप्ट का हम यूज करते हुए आए हैं अभी तक। अब अगर हम आगे देखें तो ये जो I1 करंट है, यही सेम करंट 4 ओम के रेजिस्टर से भी जा रहा है, और यही सेम करंट यहां पर भी आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और यही सेम करंट 6 ओम वाले रेजिस्टर से भी होकर जाएगा। यानी कि ये 4 ओम वाला रेजिस्टर और ये 6 ओम वाला रेजिस्टर, ये दोनों ही रेजिस्टर कनेक्ट हो गए सीरीज में। सीरीज में क्यों? क्योंकि इन दोनों के अंदर करंट सेम है। कंसेप्ट यही था कि जब करंट सेम रहेगा किसी रेजिस्टर के अक्रॉस तो वो दोनों कनेक्ट होंगे सीरीज में। तो मैं यहां पर कह सकता हूं 4 ओम एंड 6 ओम ये सीरीज में कनेक्टेड है, इन सीरीज। तो इसके लिए मैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड कर लेता हूं। यहां पर मैं लिख लेता हूं R डैश इक्वल टू 4 ओम प्लस 6 ओम। सीरीज के लिए यही फॉर्मूला यूज करते हैं हम, विच इज इक्वल टू 10 ओम। तो इन दोनों का इक्विवेलेंट आ गया 10 ओम, यानी कि इन दोनों को हटाकर इसकी जगह हम एक 10 ओम का रेजिस्टर भी लगा सकते हैं। अगर हम I3 को चेक करें तो देखो I3 करंट जो है वो 3 ओम वाले इस रेजिस्टर से भी जाएगा, और यही I3 करंट आगे बढ़ता हुआ ये इस 3 ओम वाले रेजिस्टर से भी होकर जाएगा। तो दोनों ही जगह करंट सेम है। तो नीचे वाले ये जो 3 ओम वाले 2 रेजिस्टर्स हैं ये दोनों भी सीरीज में हैं। तो मैं यहां पर लिखूंगा 3 ओम एंड 3 ओम, ये दोनों रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं इन सीरीज। अब स्टेटमेंट वगैरह अगर तुम लिखना चाहो थोड़ा बहुत तो तुम खुद से लिख सकते हो, अब बस मैं क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहा हूं। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं R डबल डैश इज इक्वल टू 3 प्लस 3 ओम्स इज इक्वल टू 6 ओम। तो मैंने नीचे वाले का इक्विवेलेंट फाइंड कर लिया, आया 6 ओम। ऊपर वाले दोनों का इक्विवेलेंट मैंने फाइंड कर लिया, आया 10 ओम्स।
अब ये सर्किट किस तरीके से चेंज हो सकता है, अगर हम चाहें इसे सिंप्लीफाई करना तो ये भी तुम देख लो। ऊपर वाले दो रेजिस्टर्स को हटाकर इनके जगह देखो, बीच में तो एक रेजिस्टर है 15 ओम का, बीच में एक 15 ओम का रेजिस्टर है, इसके ऊपर दो रेजिस्टर्स थे 4 ओम और 6 ओम वाले, इन दोनों को हटाकर इनके जगह मैं एक 10 ओम का रेजिस्टर लगा सकता हूं। तो ये देखने में कुछ ऐसा लगेगा, ऊपर यहां पर लगेगा एक 10 ओम का रेजिस्टर, 10 ओम से भाई, और नीचे वाले इन 3 ओम वाले दो रेजिस्टर्स को हटाकर इनके जगह मैं एक रेजिस्टर लगा लूंगा, एक सिंगल रेजिस्टर लगा लूंगा जिसका वैल्यू होगा 6 ओम्स। बाकी ये रहा पॉइंट ए, ये रहा पॉइंट बी, यानी कि ये जाकर वापस से सर्किट के अंदर कनेक्ट हो जाएंगे। अब तुम देख सकते हो, सिंपली देख सकते हो, बहुत ही इजीली देख सकते हो कि ये जो 10 ओम वाला, 15 ओम वाला और जो ये जो 6 ओम वाला रेजिस्टर है, ये किस तरीके से कनेक्टेड है। ये तीनों ही रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं पैरेलली, ये पैरेलल वे में कनेक्टेड है। तो मैं यहां पर फॉर्मूला यूज कर लूंगा पैरेलल कॉम्बिनेशन का, 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 1 अपॉन 10 ओम, 10 था ना, एक था 10, वेट अ सेकेंड, एक 10 ओम था, एक 15 ओम था और एक था 16 ओम, सॉरी 6 ओम। तो 1 अपॉन 10 प्लस 1 अपॉन 15 प्लस 1 अपॉन 6। चलो भाई जल्दी से एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आ जाएगा इस केस में 30, ये हो गया 3, 15 2 30, 6 5 30। इसे फर्दर सॉल्व कर दो तो ये आ गया 1 अपॉन आर टोटल इज इक्वल टू 5 to 7 प्लस 10 3 10 अपॉन 30। यहां से आर टोटल अगर तुम्हें चाहिए तो तुम्हें करना होगा रेसिप्रोकल, 30/10 इज इक्वल टू 3 ओम। हो गया, काम खत्म, आ गया आंसर। ठीक है, ये है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस केस में। क्लियर। अब हम सॉल्व कर लेते हैं लास्ट क्वेश्चन को, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन को रीड करते हैं। क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है ये। 3 रेजिस्टर्स 2 ओम ए बी एंड सी, यानी कि हमारे सामने 3 रेजिस्टर्स हैं ए बी और सी, और तीनों का रेजिस्टेंस हमें गिवन है 2 ओम्स। ये भी है 2 ओम्स का और लास्ट वाला ये भी है 2 ओम्स का, तीनों का रेजिस्टेंस सेम है 2 ओम। आर कनेक्टेड इन सच अ वे दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन इज 3 ओम। तो इस क्वेश्चन में इस बार हमें टोटल रेजिस्टेंस पहले से ही दे दिया गया। अभी तक के क्वेश्चन में हमें टोटल रेजिस्टेंस फाइंड करना होता था, ये हमें टोटल रेजिस्टेंस पहले से ही दे दिया गया। शो द अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ओके, तो क्वेश्चन यहां पर थोड़ा सा डिफरेंट है। क्वेश्चन में तुम्हारे सामने 3 रेजिस्टर्स दे दिए गए और तीनों का इक्विवेलेंट तुम्हें दे दिया गया, और तुमसे पूछा गया है शो द अरेंजमेंट। तुम्हें अरेंजमेंट दिखाना है कि ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्टेड हैं या पैरेलल में कनेक्टेड हैं या मिक्स टाइप का कॉम्बिनेशन है। यहां पर किस तरीके से ये रेजिस्टर्स कनेक्टेड हैं वो तुम शो करके दिखाओ, डायग्राम ड्रॉ करके दिखाओ, ताकि इनका इक्विवेलेंट 3 ओम आ जाए। ओके, तो चलो हम इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से सॉल्व करते हैं। हमें नहीं पता कि ये सीरीज में कनेक्टेड है, ये पैरेलल में कनेक्टेड है या ये मिक्स्ड कॉम्बिनेशन में है। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम मान लेते हैं कि अगर ये तीनों रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट होते हैं तो इनका इक्विवेलेंट क्या आता? इक्विवेलेंट आता 2 + 2 + 2 विच इज इक्वल टू 6 ओम। तो 6 ओम तो इक्विवेलेंट नहीं है, आंसर तो हमें 3 ओम लेकर आना है, यानी कि ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड नहीं है। हम पैरेलल में चेक करते हैं कि ये तीनों रेजिस्टर्स अगर पैरेलली कनेक्टेड होंगे तो इनका इक्विवेलेंट क्या आएगा। तो मैं यहां पर पैरेलल वाला फॉर्मूला यूज करूंगा, जस्ट अ सेकेंड। मैं यहां पर फॉर्मूला लिखूंगा 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल इज इक्वल टू 1/2 + 1/2 + 1/2। एलसीएम आ गया 2, ऊपर आ गया 3। रेजिस्टेंस इन पैरेलल मैं लिखूंगा 2 / 3 विच इज इक्वल टू 0.66 ओम्स। बट ये तुम्हारा आंसर नहीं है, आंसर तो हमें लेकर आना है 3 ओम्स का। तो ना तो ये तीनों रेजिस्टर्स सीरीज में कनेक्टेड हैं और ना ही ये तीनों रेजिस्टर्स पैरेलली कनेक्टेड हैं, यानी कि यहां पर हो रहा होगा मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। कुछ रेजिस्टर्स इन तीनों के अंदर हो सकता है कि 2 रेजिस्टर्स जो हैं वो सीरीज में कनेक्ट हो और एक पैरेलल हो उनके साथ, या ऐसा हो सकता है कि 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट हो एक सीरीज में हो उनके साथ। तो हमें नहीं पता, हमें चेक करना होगा हर बार। इस तरीके का क्वेश्चन कभी भी आ जाए, ऐसा ही सेम एक क्वेश्चन तुम्हें एनसीईआरटी बुक में भी देखने को मिल जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन में हम चेक ही करते हैं, हम गेस ही करते हैं कि क्या आंसर हो सकता है, कौन कौन से पैरेलल में कनेक्टेड हो सकते हैं और कौन कौन से रेजिस्टर सीरीज में कनेक्टेड हो सकते हैं। अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कितने समझदारी से इस चीज को गेस कर लेते हो। और तुम जितने ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करोगे तुम्हें आइडिया लग जाएगा कि कौन कौन से सीरीज में हो सकते हैं, कौन कौन से पैरेलली कनेक्टेड हो सकते हैं। तो मैं यहां पर मान लेता हूं लेट ए एंड बी, ये जो 2 रेजिस्टर्स हैं इसे मैं मान लेता हूं बी कनेक्टेड इन सीरीज। मैं इन दोनों को सीरीज में मान लेता हूं। तो अगर मैं इन दोनों को सीरीज में कनेक्ट करूंगा तो यहां पर आर इक्विवेलेंट क्या आएगा, रेजिस्टेंस ऑफ ए प्लस रेजिस्टेंस ऑफ बी मुझे ऐड करना होगा, विच इज
अगेन 2 ओम प्लस 2 ओम विच इज 4 ओम्स। तो ये 4 ओम्स आ गया। ए एंड बी को अगर मैं सीरीज में मान लेता हूं और इसके साथ मैं मान लेता हूं कि लेट जो ये जो सी वाला रेजिस्टर है बी कनेक्टेड इन पैरेलल विथ इक्विवेलेंट ऑफ ए एंड बी। ए एंड बी का जो इक्विवेलेंट आया उसके साथ मैं मान लेता हूं कि सी वाला जो है वो पैरेलली कनेक्टेड है। इसका कहने का ये मतलब है मेरा कि अगर मैं यहां पर पैरेलल कॉम्बिनेशन दिखाऊं तुम्हें तो मैं लिखूंगा फॉर्मूला 1 अपॉन रेजिस्टेंस इन पैरेलल आर डबल डैश मान लेता हूं 1 अपॉन आर डैश जो कि इन दोनों का इक्विवेलेंट है, ए एंड बी का इक्विवेलेंट है आर डैश, प्लस मैं लिखूंगा 1 अपॉन 2 जो सी वाला रेजिस्टर था उसका रेजिस्टेंस है 2 ओम। इसे मैं अगर सॉल्व करूं तो मैं यहां पर लिखूंगा 1 अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन 2, एलसीएम लेना होगा मुझे, एलसीएम आएगा 4, ऊपर बना 1, ये बना 2, तो मैं यहां पर लिखूंगा आर डबल डैश इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई 3। ये आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। बट ये तो हमारा आंसर नहीं है, ठीक, ये आंसर नहीं है, यानी कि ये गलत कॉम्बिनेशन है। इस तरीके से हम नहीं करेंगे, इसे मैं इरेज करता हूं। तो मैंने यहां पर माना था 2 को सीरीज में और 1 को उसके साथ पैरेलल, तो आंसर फिर भी 3 ओम्स नहीं आया। अब मैं थोड़ा सा डिफरेंट अप्रोच लूंगा। अब मैं 2 रेजिस्टर्स को पैरेलल में कनेक्ट करूंगा और 1 को मैं सीरीज में मानूंगा उसके साथ। मैं इसे इरेज कर लेता हूं पहले। अब मैं मानता हूं कि लेट ए एंड बी कनेक्टेड इन पैरेलल। पहले मैं इन दोनों को पैरेलल में मान लेता हूं। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए मैं लिखूंगा आर डैश इज इक्वल टू 2 ओम्स इंटू 2 ओम्स अपॉन 2 प्लस 2 विच इज 4 ओम्स। मैंने वो शॉर्टकट ट्रिक वाला फॉर्मूला लगा दिया, तो ये आया 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 4 विच इज इक्वल टू 1 ओम। तो इक्विवेलेंट आया यहां पर ओम्स। और इसके साथ मैं मान लेता हूं एंड लेट ये जो सी वाला रेजिस्टर था बी कनेक्टेड, इतना स्टेटमेंट लिखने की मुझे जरूरत है नहीं, बट फिर भी बी कनेक्टेड इन सीरीज विथ आर डैश, यानी कि ए और बी के इक्विवेलेंट के साथ इसे मैं सीरीज में मान लेता हूं। तो अगर मैं इसे सीरीज में मानूं तो मैं आर टोटल पूरे सर्किट के लिए लिखूंगा आर डैश प्लस सी वाला रेजिस्टेंस ऑफ सी विच इज इक्वल टू 1 ओम प्लस 2 ओम। 1 ओम कहां से, आर डैश की वैल्यू है 1 ओम और आरसी का जो वैल्यू है वो 2 ओम्स, तो आंसर आ गया 3 ओम्स। और यही तुम्हारा आंसर है, ये माइनस साइन नहीं है भाई, एक सेकंड, ठीक, यही हमारा आंसर है, यही हमें लेकर आना था 3 ओम्स। तो ये 3 ओम्स कैसे आया, इसे मैं डायग्राम की हेल्प से तुम्हें समझाता हूं। हमने यहां पर माना है 2 रेजिस्टर्स ए एंड बी को पैरेलल में कनेक्टेड हमने माना है। ये है रेजिस्टर ए, ये है रेजिस्टर बी, इसे हमने पैरेलली दिखाया। और एक रेजिस्टर को हमने इसके साथ सीरीज में दिखाया, रेजिस्टर सी को, और बाद में ले जाकर हम इसे सर्किट से कनेक्ट कर देंगे। यहाँ बैटरी है, ये स्विच है। तुम डायग्राम थोड़ा अच्छा बना लेना, बस हो गया। यही हमें शो करना था। रेजिस्टर ए जो है वो भी 2 ओम्स का है, रेजिस्टर बी जो है ये भी 2 ओम्स का है, और रेजिस्टर सी जो है ये भी 2 ओम्स का है। इसके बाद अगर तुम चाहो तो एक स्टेटमेंट भी लिखकर बता देना कि रेजिस्टर ए एंड बी कनेक्टेड इन पैरेलल एंड रेजिस्टर सी इज कनेक्टेड इन सीरीज विद देयर इक्विवेलेंट। और इन सभी को सॉल्व करने पर रेजिस्टेंस आ रहा है 3 ओम्स। और यही क्वेश्चन में भी हमें गिवन था कि हमें 3 ओम का रेजिस्टेंस लेकर आना है। तो 3 ओम का रेजिस्टेंस तब आएगा जब 2 रेजिस्टर को हम सीरीज में